चलो आगे ध्यान दो। हम लोग पढ़े थे उत्प्रेरण में कि अलग अलग वाला जब मेंबर रहता है, ये गैस में रहे, ये गैस में रहे, सॉलिड में रहे, तो उसको बोलेंगे बीसमांगी, यानी अलग अलग वाला। और जब एक वाला रहता है उसको हम लोग बोलते हैं समांगी। तो यहाँ तक हो गया था क्लियर। अब देखो आगे पढ़ना है कि उत्प्रेरक काम कैसे करता है। उत्प्रेरक की कार्य प्रणाली, उत्प्रेरक की कार्य प्रणाली यानी कैसे फंक्शन करता है, किस तरह से काम करता है, उसको समझते हैं। उत्प्रेरक मतलब हम लोग यहाँ सीखे थे कि किसी की उपस्थिति में अभिक्रिया की गति तेज हो जाए या कम हो जाए, उत्प्रेरक कहलाता है। तो इसके बीच में इसका कार्य प्रणाली का देखो 5 स्टेज है। 5 स्टेज कौन कौन है? पहला का नाम है विसरण, यानी ये रहेगा आपका विसरण। ये वाला कैसे चालू करे? बंद करो, बहुत आवाज करेगा। दूसरा का नाम है अधिशोषण। एग्जाम के व्यू से नहीं है ये पॉइंट, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण। तीसरा का नाम है मध्यस्थता। चौथा का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। और पांचवा का नाम है, पांचवा को हम लोग बोलते हैं अलगाव, या इसी को बोलते हैं विलगाव। यानी कोई उत्प्रेरक कैसे किसी के पास आता है, अभिक्रिया करवाता है और खुद बाहर चला जाता है। तो ये 5 स्टेज हैं। जैसे देखो पहला है विसरण। विसरण में क्या होता है? मान लेते हैं कोई कैटलिस्ट है, ठीक, एक एक करके देखो, यहाँ पे फिगर बनाते चल जाएंगे समझने के लिए। पहला मान लेते हैं कि कोई कैटलिस्ट है, इसको हम ऐसे इंडिकेट कर दे रहे हैं, ठीक। इसको बोला जा रहा है उत्प्रेरक, यानी किसी अभिक्रिया में आने वाला मेंबर है, ठीक। तो ये उत्प्रेरक है, यहाँ पे ऐसे इंडिकेट कर दिया। इसके साथ कोई पदार्थ मान लेते हैं कि A+B कोई पदार्थ है, जो आपका क्या होगा, A+B कोई आपका 2 पदार्थ है, अभिक्रिया करना चाह रहा है। अब उत्प्रेरक यहाँ पे आएगा। तो जैसे ही उत्प्रेरक आता है किसी के पास, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं विसरण। यानी विसरण का मतलब ऐसे क्या होता है? फैलना। जैसे बोला जाता है कि अगरबत्ती का सुगंध हमारे पास आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगरबत्ती किस क्रिया से आता है? विसरण से। विसरण प्रोसेस से किसी का गंध किसी दूसरे कण तक जाएगा, उस प्रोसेस का नाम रहता है विसरण। तो विसरण के जरिए कोई क्या होता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में पहले जाता है। विसरण मतलब क्या है? फैलाव है पूरा, मतलब समझो नेट, एक तरह का जाल है, उससे कोई दूसरे एक दूसरे के आसपास जाता है। तो पहले दूसरे के आसपास जाएगा, कांटेक्ट हुआ, यानी कैसे अभिक्रिया ये काम करेगा, तो पहले कांटेक्ट होगा, और कांटेक्ट होने के बाद अब क्या होगा? जैसे ही कांटेक्ट हुआ तो अपनाना शुरू करेगा ये। जैसे ये दोनों आपस में था, इसके बीच में आया तो कांटेक्ट हुआ, तो ये दोनों को लगा कि हमारा ही टाइप का आदमी है, ये हमारा ही मेंबर है। तो क्या हुआ कि दूसरा स्टेज, इसको बोलते हैं अधिशोषण। इसमें क्या होगा? ये दोनों आपस में टूटेंगे। यहाँ पर O यहाँ पर है, ऐसे आपस में कनेक्ट होगा, यानी A कनेक्शन B। ऐसे समझ आइए कि A और B अलग अलग था, लेकिन जैसे ही देखा कि ये हमारे पास आया, ये हमारे जैसा मेंबर है, तो ये क्या होता है? A और B नजदीक आता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिशोषण। यानी देख रहा है कि ये उत्प्रेरक कैसे अभिक्रिया इससे करवा लेगा। तीसरा स्टेज में क्या होगा कि दोनों आएगा और इसके बीच में आपका बॉन्ड बनवाएगा। यानी ये दोनों जैसे कि आपका अलग अलग है, यहाँ पर ऐसे कर दिए, 1 मिनट, यहाँ पे जो था ये वाला लाइन नहीं आएगा, यहाँ पे ये वाला लाइन नहीं आएगा, ये वाला रहेगा A और B। ये वाला लाइन एक दूसरे से, जैसे A और B साथ में अभिक्रिया कर रहा था। आओ लेट से आओ, देखो ना, फुटबॉल प्लेयर बन लो। चलो आगे देखो, ये दोनों क्या हुआ कि पहले दोनों एक साथ था, अभिक्रिया करने गया, अब जैसे ही आया दोनों को अलग अलग मिला लिया। समझ रहा ना? रिलेशन बनाने के लिए यहाँ पर आ गया, और रिलेशन बनाया तो उसके बाद क्या किया? और ज्यादा गहरा रिलेशन। तीसरा पॉइंट चलेगा मध्यस्थता, यानी अब बीच में आएगा, रिलेशन का मेन स्टेज आएगा, जहां पे उत्प्रेरक काम करेगा, ऐसे रिलेशन बनाएगा,
ये दोनों के बीच भी बॉन्ड बनवाएगा कि हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो ही गए हैं, तो आपस में भी कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है, अलग अलग कनेक्ट होता है, पहले ए अलग से मिलता है बी अलग से, बाद में ए और बी कनेक्ट हो जाता है। चौथा स्टेज क्या है, चौथा स्टेज में क्या होता है, ये दोनों इधर भी इसका प्रोटेक्शन करता है और इस साइड भी आके इसको प्रोटेक्ट करेगा, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी चौथा स्टेट में ए और बी वापस में आएंगे, ऐसे यहाँ पर आपस में रहेंगे यहाँ पर, और ये क्या करेंगे, आपस में अभिक्रिया करके इधर आ जाएंगे, यहाँ पर ओ ओ ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पर ओ ओ ऐसे, ये वाला आपस, एक ही ओ लिखना है यहाँ पर, बस समझना है, एग्जाम का कोई कोई ये लेना देना नहीं, इससे बस जानना है कि कैसे काम करता है। तो ऐसे काम किया। अब पांचवा चौथा में पूरा तरह से एकदम अभिक्रिया वगैरह करवा दिया, मिलवा उलवा दिया, और उसके बाद अपने हट जाएगा। पांचवा स्टेज क्या है, अलगाव। यानी क्या करेगा कि कैटलिस्ट अपने एकदम सिंगल हो जाएगा, इधर ये आपका सिंगल हो जाएगा और ए और बी को ऐसे खुला छोड़ देगा। यानी पहले देखो ए और बी अलग अलग था, बाद में अलग अलग मिला जाके, बाद में दोनों आपस में मिला, बाद में दोनों तरफ से इसका रक्षा किया कि एकदम आप बढ़िए आगे बढ़िए, पांचवा में जाके देखा इसको छोड़ देता है। अब क्या हुआ कि अभिक्रिया संपन्न होगी और ये 5 स्टेज से होके गुजरना पड़ा। तो उत्प्रेरक का जो कार्य प्रणाली इस तरह से काम करता है, पहले साथ में ला देगा, फिर अलग अलग ला के साथ में दे देगा, फिर दोनों को आपस में अभिक्रिया करवा देगा और लगेगा इसको कि हम आसे पास हैं, दूर नहीं गए हैं, दोनों तरफ आ जाएगा, अब बाद में दोनों तरफ से छोड़ के चला जाएगा इसको। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक की कार्य प्रणाली। तो यही था, हम लोग को ये जानना था। एग्जाम से रिलेटेड इससे कोई सवाल नहीं बोला जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। तो इसको उतारना है, बाद में उतारना है। चलो इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखो उत्प्रेरक की कार्य प्रणाली हो गया संपन्न। अब हम लोग को पढ़ना है उत्प्रेरक। देखो 2 टाइप का होता है उत्प्रेरक का, उत्प्रेरक जो है 2 टाइप के होंगे। एक को बोलते हैं वर्णात्मक उत्प्रेरक और एक को हम लोग बोलते हैं आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। 2 टाइप का उत्प्रेरक होता है। यानी उत्प्रेरक का मतलब पहले समझ चुके हैं, वैसा कोई भी पदार्थ जो आपस में जाके अभिक्रिया की गति को बढ़ाता घटाता। एक होता है वर्णात्मक, एक होता है आकार वर्णात्मक। वर्णात्मक उत्प्रेरक किसको बोलते हैं कि वैसा उत्प्रेरक जिसको बदल देने पे प्रोडक्ट बदल जाता है, वैसा उत्प्रेरक। देखो खाली थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक इसमें ज्यादा है तो ध्यान देते रहेगा। वैसा उत्प्रेरक जिसको बदल देने पर, जिसको बदल देने पर प्रतिफल बदल जाता है, प्रतिफल बदल जाता है। समझ रहे हैं? पहले उत्प्रेरक का काम क्या था, उत्प्रेरक का काम अभिक्रिया को बढ़ाना घटाना है। अगला कुछ ऐसा टाइप का उत्प्रेरक आया जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता उठाता तो ये प्रोडक्टो चेंज कर देता है, तो उसी को बोलते हैं वर्णात्मक। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्णात्मक बोला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं लाइट कैटलिस्ट। ठीक, इसका नाम है लाइट कैटलिस्ट। तो उत्प्रेरक, कैटलिस्ट का मतलब होता है इंग्लिश में उत्प्रेरक, बदल देता है। जैसे इसका एग्जाम्पल लेंगे कि यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं और निकेल की उपस्थिति में कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है आपका मीथेन गैस। और यही सेम सब कुछ रहेगा और खाली यहाँ पे हम उत्प्रेरक चेंज कर दे, कॉपर या जिंक को ला दे, ये दोनों को ला देते हैं तो ये बदल देता है इस प्रोडक्ट को। ये आपका जो CH4 है यहाँ पे आपका COOH वाला फॉर्मेट में ला देता है, ये वाला। समझ रहा ना कि ई वाला प्रोडक्ट को CO+H2 वाला जो प्रोडक्ट है उसको चेंज कर दिया। यहाँ आ रहा था पहले मीथेन बन रहा था, कार्बोजाइलिक एसिड बना दिया। ऐसा टाइप का आपका रिएक्शन दे देता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो आपका होगा वो कहलाएगा आपका क्या, ये कहलाता है वर्णात्मक उत्प्रेरक। वर्णात्मक उत्प्रेरक किसको बोलेंगे, वैसा उत्प्रेरक जिसको बदल देने पर प्रोडक्ट चेंज हो जाए। जैसे यहाँ निकेल रखे तो मीथेन बनवा रहा था, और जैसे ही कॉपर जिंक रखे तो यहाँ कार्बोजाइलिक एसिड बनवा दिया। तो ये वाला आपका जो हो जाएगा, ये जो हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्णात्मक उत्प्रेरक। अगला का नाम है आकार वर्णात्मक, यानी इसको बोला जाता है जियोलाइट। जियोलाइट, इसका नाम है जियोलाइट। तो वैसा उत्प्रेरक जो खास आकार का होता है, वैसा उत्प्रेरक जो खास आकार का होता है,
खास आकार का होता है एवं इसका उपयोग शोधन में होता है, एवं इसका उपयोग शोधन में होता है। एग्जाम में ये 2 नंबर के लिए लिखने के लिए आएगा, ठीक, कि जियोलाइट क्या है, लिख के बताइए जियोलाइट क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, वैसा उत्प्रेरक जो खास आकार का होता है एवं इसका उपयोग शोधन में किया जाता है, शोधन में किया जाता है। इसको हम लोग, आकार इसका रहता है सॉलिड का, इसीलिए इसे ठोस उत्प्रेरक भी कहते हैं, इसे ठोस उत्प्रेरक कहा जाता है। तो ये समझिए कि यहाँ से फिर से देखेंगे कि आकार वर्णात्मक किसको कहते हैं, आकार वर्णात्मक जो आपका है वो कहलाएगा जियोलाइट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में। एग्जाम में इसका नाम में यही लिख दे देगा कि जियोलाइट के बारे में लिखिए, यानी इसका इंग्लिश नाम है और हिंदी में यही वाला दे देगा जियोलाइट क्या है। तो जियोलाइट को लिखेंगे वैसा ठोस उत्प्रेरक जो खास आकार का होता है एवं इसका उपयोग शोधन में, किसी को प्यूरिफाई करने के लिए या फिर शोधित करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, शोधन में इसका यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका आकार वर्णात्मक कहलाता है, यानी जियोलाइट कहलाएगा। ठीक, तो जियोलाइट का ये सिंबल है, जियोलाइट का ये टाइप है। आगे अब देखो, इसमें जियोलाइट 2 टाइप का है, कहाँ पे बना दे, इजे पे लगा देते, ठीक, ये वाला यहाँ पे देखो, ये वाला लाइन पे जियोलाइट में 2 नाम आएगा, एक का नाम है ZSM5, इसका पूरा नाम है ऐसे। तो हम लोग को क्या याद रखना है यहाँ से, एक तो इसका डेफिनेशन याद रखना है, ये वाला एग्जाम में ज्यादातर नहीं पूछा जाए, इससे कोई मतलब नहीं उसको, इससे मतलब है कि जियोलाइट क्या है ये पूछा जाएगा आपसे, तो लिखेंगे ठोस उत्प्रेरक है जो खास आकार का होता है, इसका उपयोग प्यूरिफिकेशन में, किसी को प्यूरिफाई करने में। तो जैसे ZSM5 है, ये एक कैटेलिस्ट है, उत्प्रेरक है, तो इसका जो ZSM5 है ये जियोलाइट का टाइप है। एग्जाम में इस साल जो है सवाल इससे ये बना है कि इनमें से कौन ठोस उत्प्रेरक है, कौन जियोलाइट है। ऑप्शन में था यही वाला ZSM5, एक और है ठोस उत्प्रेरक में, लेकिन उसको ऑप्शन नहीं बनाया था, इसको बनाया था। तो ZSM5 है, इसका काम क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ का शोधन करता है, यानी पेट्रोल वगैरह जो निकलता है ना उसको और प्यूरिफाई, जैसे देखा होगा पेट्रोलियम में अभी क्या चल रहा है, पेट्रोल में एक आता है ई पेट्रोल, एगो पेट्रोल होता है, एगो प्रीमियम पेट्रोल होता है। प्रीमियम पेट्रोल में उत्प्रेरक डाला रहता है, उसका माइलेज थोड़ा ज्यादा देगा वो, इसलिए उसका रेट भी ज्यादा है। अभी कितना उसका रेट 110 रुपये लीटर है, जैसे इधर वाला का 106 रुपये है नॉर्मल जो आपका पेट्रोल है। और वो जो परिशोधित करके लाया गया है, जिसका संशोधन किया गया है, तो वो वाला का आपका क्या है, उसका रेट जो है वो 110 रुपये, प्रीमियम पेट्रोल बोलते हैं इसको। तो क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में ये भी बन सकता है कि कौन सा जियोलाइट का प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ZSM5 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये वाला लिखने के बाद यहाँ पे पॉइंट बना देना। दूसरा इसका यानी एक और है जिसका नाम है AlOCSI, यानी इसको बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्सीजन विथ सिलिकॉन, यानी बालू वाला आपका एक जियोलाइट है। इसका काम है अंगूर को प्यूरिफाई करता है और इसे शराब बनवाता है ये, यानी अंगूर का किण्वन करने का काम, सड़ाने का काम एक केमिकल ये करेगा और सड़ाने की गति को बढ़ा देता है बहुत ज्यादा। जैसे नॉर्मल आप अंगूर को छोड़िएगा तो बहुत लंबा टाइम में सड़ेगा, लेकिन हम जब इस केमिकल को साथ में डाल देंगे, कौन सा AlOSI को, ये जल्दी सड़ना शुरू हो जाएगा। तो अंगूर के किण्वन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा चीनी का प्यूरिफिकेशन में, चीनी जो है उसके शोधन में भी, जब गुड़ से चीनी बनता है जिस टाइम, तो उस टाइम पूरी तरह से प्यूरिफाई नहीं रहता है, तो उसमें हम उसका रंग चेंज करने के लिए डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके अलावा उसके क्वालिटी को और अच्छा बनाने के लिए, यानी वो उसके शोधन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इसका। तो एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, हमेशा बनता है, तो ध्यान देगा। आकार वर्णात्मक किसे कहेंगे, वैसा उत्प्रेरक जो ठोस आकार का रहेगा और उसके अलावे उसका आकार जो है खास प्रकार का रहेगा, और इसका यूज कहाँ पे होगा, प्यूरिफिकेशन में, किसी भी शुद्धिकरण में। तो यहाँ पर 2 उत्प्रेरक का नाम पर जानेंगे, एक है ZSM5, इसको बोलते हैं पेट्रोलियम के शोधन में इसका यूज होता है, और दूसरा का नाम है AlOSI, इसका इस्तेमाल होता है अंगूर के किण्वन में। और दूसरा
चीनी के शोधन में। तो हम लोग को ये दोनों को पढ़ना था, ये दोनों आपका हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। ठीक, यहाँ तक ये वाला उत्प्रेरक वाला टॉपिक यहीं तक लास्ट था। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, जैविक उत्प्रेरक, उसको बोलेंगे एंजाइम। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एंजाइम, ध्यान देगा, अभी देखो सीरियस मोड में चल रहे हैं एकदम, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलेगा। एंजाइम किसको बोलते हैं? जैसे बाहर में अभिक्रिया कराने के लिए, जैसे बाहर कोई पदार्थ है, दो पदार्थ है, तो उसको अभिक्रिया करवाना है, चीनी को जल के साथ अभिक्रिया करवाना है, तो हम जो पदार्थ बीच में रखते हैं उसको उत्प्रेरक बोलते थे। अब हमारे बॉडी में भी काम करना है। मान लेते हैं किसी का हालत बहुत जल्दी खराब हो गया है, समझो कि इतना ज्यादा, मतलब जैसे एक्सीडेंट हुआ किसी का, तो एक्सीडेंट हुआ तो बॉडी का बहुत सारा पार्ट काम करना बंद कर दिया, तो काम करना बंद कर दिया तो उसमें क्या है, जब हम दवा डालेंगे तो दवा भी धीरे धीरे काम करेगा, तो इसीलिए उस टाइम दिया जाता है इंजेक्शन वगैरह। और इंजेक्शन किसका रहता है? एंजाइम का। एंजाइम तुरंत, जैसे कि आपको अपच की शिकायत हो जाए बॉडी में, कभी भी खाना अपच हो गया आपको, तो आपके साथ मतलब एक तो गोली देगा पचने वाला, एक देगा एंजाइम का गोली। एंजाइम का गोली देगा, यानी जो एंजाइम आपका बॉडी में काम नहीं कर रहा है वो बाहर से वो एंजाइम को दे देगा आपके पास और काम करना शुरू कर देगा, यानी जल्दी काम करेगा। जैसे देखा होगा वो आता है इनो लिखा, उसमें एकदम मतलब शुरू में प्रचार वगैरह में देता है कि 6 सेकेंड में काम शुरू। तो इनो का जो पाउडर है उसमें मिलाया गया एंजाइम। एंजाइम क्या, हमारे बॉडी का रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है, जितना देर अभिक्रिया करना चाहिए, जितना मतलब तेज अभिक्रिया करना चाहिए उतना तेज करवा देता है। तो एंजाइम किसको, एंजाइम को बोलते हैं जैविक उत्प्रेरक, यानी जीवों में पाए जाने वाला एक प्रकार का उत्प्रेरक, इसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम। तो हमारे बॉडी में पाया जाता है बहुत से टाइप के एंजाइम, जिसके कारण हम भोजन का पाचन कर पाते हैं। जैसे देखो किसी किसी को सुना होगा कि दूध नहीं पचता है न, एक तो नहीं खाए हुसैन, सब दूध पचा ले रहा है ना, इधर एक पच जाता ना, कोई एक मतलब नहीं, जैसे कि दूध ही नहीं पीता है, वो पिएगा तो मतलब मान लीजिए उल्टे है। किसी किसी को तो शराब में ऐसा होगा, दारू पिला उलट देगा तुरंत एकदम, मतलब ये करवा देगा। तो ये हम लोग को मतलब ये बताना चाह रहे हैं हम कि दूध जिसको नहीं पचता है या दूध पीना पसंद जो नहीं करता है, उसका कारण है उसके बॉडी में एक एंजाइम की कमी है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन एंजाइम जिसके पास नहीं रहेगा वो दूध पचा ही नहीं सकता है, और जिसके पास रहेगा वो दूध को सही तरीके से पचा सकता है। तो बॉडी में एंजाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी ये रहना जरूरी है। रेनिन जैसे कि एंजाइम रहेगा तो ये बच्चा में ये वाला बहुत ज्यादा रहता है। जब एकदम छोटा बच्चा जो रहेगा उसके पास ये एंजाइम बहुत मात्रा में होता है। 18 प्लस होते होते ये एंजाइम घटने लगता है, और धीरे धीरे कहने का मतलब ये होता है कि 35 से 40 प्लस जाएगा ना कोई व्यक्ति, तो ये एंजाइम में खत्म हो जाता है। तो ये एंजाइम खत्म हो, इसलिए 35 से 40 वर्ष के ऊपर वाला आदमी देखा दूध पिएगा तो उतनी तरह सही तरीके से नहीं पचा पाएगा। पचा रहा है तो दूध पिया तो बाद में पता चला वो जा रहा आ रहा है, मतलब दूध पिया और मतलब सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होगा। बच्चा में सबसे ज्यादा है, बच्चा में यहाँ पर माना जाता है कि लगभग 95% एक्टिव रहता है, इसीलिए देखा होगा उन लोग दूध बहुत पचाता है, मतलब गोड़ पैर वगैरह फेंकते फेंकते दूध 2-3 लीटर पी जाएगा, वो उतना हम लोग नहीं पी पाएंगे, तो इसलिए ये ज्यादा। तो इसीलिए बॉडी में कौन सा एंजाइम किसके बॉडी में कितना ज्यादा है वो इस बात पे निर्भर करता है। जैसे कोई खाना खा रहा है एकदम दुबला पतला है और पूरा खिला रहे हैं हम लोग और तब वो नहीं मोटा रहा है, तो उसका कारण है कि वो है उसके बॉडी में एंजाइम नहीं है। कौन एंजाइम नहीं है? पेप्सिन नहीं है। पेप्सिन रहेगा तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलते रहेगा, हम लोग जो प्रोटीन ले रहे हैं उसको बदल ही नहीं पा रहा है, वो चेंज नहीं कर पा रहा है, तो जिसके कारण दिक्कत आएगा। तो एंजाइम में हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए एंजाइम क्या है, कि बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर वैसा पदार्थ जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, हमारे बॉडी के जो अभिक्रिया करने का दर है उसको यदि बढ़ाता है तो वो कहलाता है एंजाइम। तो एंजाइम में आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे, इसको हटाते हैं। अब आगे एंजाइम में जैविक उत्प्रेरक ये लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यह एक जैविक उत्प्रेरक है, जैविक उत्प्रेरक है जो सजीवों के शरीर में पाया जाता है, जो सजीवों के शरीर में पाया जाता है, पाया
जाता है एवं एवं ये क्या करता है, अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है घटाता है, अभिक्रिया की गति को बढ़ाता घटाता है, को बढ़ाता घटाता है, यानी हम लोग के बॉडी के अंदर का बढ़ाता है एवं घटाता है। अब देखो एंजाइम का खोज सबसे पहले जो है एक वैज्ञानिक थे उस टाइम का जिसका नाम था जे बर्जीलियस। तो इन्होंने ही खोजा था एंजाइम की खोज सर्वप्रथम किसने की। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि कौन सा वैज्ञानिक ने एंजाइम की खोज की। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जे बर्जीलियस ने किया है। बर्जीलियस एक टाइम का ने किया था, ने 1835 ईस्वी में 35 ईस्वी में किया था। ये पहला पॉइंट यहां लगाएंगे। देखिए जे बर्जीलियस एक टाइम का, इसको सबसे मतलब उस टाइम का जब 1800 से 1900 ईस्वी चल रहा था, यानी 100 साल में 1800 से 1900 साल वाला में 1800 जो 1900 साल वाला है, इस साल में इसको सबसे इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक माना जाता था। ये जो बोल दिया, यानी बोल दिया कि मान लिया जाए कि किसी पदार्थ का खोज नहीं होगा तो बोल दिया तो नहीं होगा, आई बोल दिया कुछ भी उस टाइम का बोल देता था। इस टाइम को उस टाइम इसका इतना ज्यादा वैल्यू था तो इन्होंने उस टाइम एंजाइम की खोज भी की थी। इन्होंने लेकिन एक सिद्धांत दिया था जिसको हम पढ़ाए थे कार्बनिक रसायन में, जिसको बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। इन्होंने दिया था और इन्होंने बोल दिया था उस टाइम कि कोई भी जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक रसायन है, वो लैब में नहीं बनेगा। तो 100 साल तक कोई बनाया नहीं, मतलब समझ रहा ना। जब उस शुरू में बोला तो अगला जो प्रयोग हुआ करवे नहीं किया कोई, कि मतलब बोल दिया इस टाइम जानिए रहा था ये बहुत महान वैज्ञानिक है, ये बोल दिया है तो मतलब नया हो गया है। लेकिन बाद में बताए थे कि इसी का शिष्य था कौन, बोहलर, जिसने क्या खोज दिया था, यूरिया। अब बाद में पता चला कि यूरिया में क्या पाया जाता है, कार्बनिक यौगिक, इसलिए इसका सिद्धांत हो गया गलत। तो कुछ कुछ जगहों पे ये जो है ना बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे इतना बोल दिए हैं ज्यादा एडवांस कि इसके रूल को ब्रेक किया गया, तोड़ा गया है। एक जगह और उन्होंने बोला था कि शरीर की कोई भी आपका सजीव है उस छोटी इकाई क्या है, वो बोला था कि आपका कोशिका नहीं ऊतक है, इन्होंने बोला था। फिर उन्होंने बोला था पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु है, परमाणु नहीं है। तो 2-3 जगह इनका थ्योरी गलत है, बाकी सारे जगह पे इनका थ्योरी बहुत ज्यादा सही, जिसमें से एक एंजाइम वाला। तो 1835 ईस्वी में एंजाइम की खोज की थी, लेकिन एंजाइम का खोज किया, अब एक होता है कि खोज किया, अब एक होता है उसको बढ़ाया। तो बढ़ाने वाले कौन थे, लेविस। तो लेविस को एंजाइम की वृद्धि के लिए, यानी एंजाइम की विशेष खोज के लिए, यानी और ज्यादा एंजाइम का खोज के लिए इसको सम्मानित किया गया 1969 ईस्वी में। किससे सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार समझता है, हा? दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये, ठीक। ये किस क्षेत्र में दिया, जैसे देखो हम लोग खेल के क्षेत्र में देते हैं तो राजीव गांधी पुरस्कार दे देते हैं, वैसी तरह आपका नोबेल जो है वो मिलता है साइंटिस्ट को। 6 क्षेत्र में आपका मिलता है इसको, ठीक। 6 क्षेत्र में आपका मिलता है नोबेल पुरस्कार, जो आपका दिया जाता है कि वैज्ञानिक है, तो अब वैज्ञानिक है तो खोज वगैरह कर रहा है तो इसका अवार्ड कैसे मिलेगा, तो वो आपका मिलता है नोबेल पुरस्कार से। इसका कारण कौन है, इसके कारण भी कौन है आपके, इसके कारण है अल्फ्रेड नोबेल, यानी उनके नाम पे पड़ा है। अल्फ्रेड नोबेल नामक एक जो है ये वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या है, जब ये मरे तो उसके पहले इसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति था, तो इन्होंने अपना सारा संपत्ति जमा करवा दिया एक बैंक में, जिसका नाम तुम लोग जानता है स्विस बैंक। काला धन का ही बैंक है, एकमात्र बैंक जो अपने ग्राहक की जानकारी किसी को नहीं देता है। उसके अलावा पैसा निकालने के लिए जाइएगा तो अपॉइंटमेंट है कि आज आप अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, पैसा उस डेट को निकलेगा और उसमें बताया जाएगा आपको उस दौरान आना है। इसीलिए सारे लोग जो हैं जिसके पास ज्यादा पैसा उसका है वो यही बैंक में रखते हैं, इसीलिए बोला जाता है काला धन का बैंक, स्विस बैंक। स्विट्जरलैंड में ये पाया जो है आपका बैंक है। कितना देर के बाद आया है बेटो, 3 बजे वाला बैच नहीं है, सक्सेसफुल चल रहा है। अच्छा बस 1 महीना और है, जून वाला मामला हो जाएगा। चलो आगे, स्विस बैंक, अरे हल्ला नहीं, ध्यान दो। तो स्विस बैंक है अल्फ्रेड नोबेल का। तो इस उस टाइम इन्होंने अपना पैसा जो है क्रोन, उन लोग का मुद्रा चलता है क्रोन, तो क्रोन में अपना सारा धन जितना भी इन्होंने कमाया था
सब डाल दिया और बोला कि हमारे नाम पे जब हम मरे तो उस दौरान आप क्या कीजिएगा, इस बैंक का जो ब्याज निकलेगा, जो ब्याज से पैसा मिलेगा, वो सब बांट दीजिएगा। इसमें साइंटिस्ट में जो आपका नोबेल जो क्षेत्र बना, शांति का कोई अधिक कोई अच्छा काम कर रहा है शांति के लिए तो उसमें बांट दीजिएगा। कोई आपका काम करता है अर्थशास्त्र, किसी का इकोनॉमी खराब हो गया और अच्छा काम करके अपने देश को संभाल लिया तो उसके लिए, तो ये सब के लिए आपको मतलब दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, विज्ञान में, तीनों में मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। फिर उसके बाद शांति के लिए मिलता है, साहित्य के लिए भी मिलता है, लेकिन वो साहित्य के लिए दूसरा और पुरस्कार खास है, ये वाला उतना खास नहीं है। मैं नहीं समझ कि आपका साइंस के लिए मेन रूप से ज्यादातर है। तो ये मिलता है। इन्होंने एक बनाया था, एक पदार्थ बनाया था जिसके लिए सबसे ज्यादा पैसा इनको मिला है। वो पदार्थ क्या है? डायनामाइट। डायनामाइट जो है वो बनाए थे अल्फ्रेड नोबेल ने। इनके लिए इसको मतलब ये किया गया। तो डायनामाइट का यूज ये पॉजिटिव वे में करने के लिए किए थे, लेकिन बाद में डायनामाइट का इस्तेमाल देखा होगा गलत वे में भी कर लिया जाता है। डायनामाइट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? बम बनाने के लिए, वो वाला बम क्या बोलते हैं उसको? हाँ, लैंडमार्क। वाह, जानता है रे, फ्री फायर में देखा है। अच्छा, कहाँ देख ले, कहाँ पढ़ रहा है? तो वही वाला। उसमें क्या होता है कि प्रेशर, एक टिफिन बॉक्स जैसा रहता है, उसमें वो प्रेशर पे काम करता है। उसके अंदर, डायनामाइट के अंदर एक केमिकल भरा रहता है जिसका नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि डायनामाइट फटने के लिए, इधर आपका एक चैप्टर पढ़ेंगे वहां भी बताया जाएगा कि डायनामाइट फटता है तो कौन सा केमिकल निकलता है। और उसमें से एक क्वेश्चन था, पहला ऑप्शन बनाया था, ये क्या होता है? फटता है, रिश्ता है, चटक जाता है। तो डायनामाइट चटकने का काम करता है। चटकने का मतलब फटने के दौरान ये अपने मतलब आपस में मिल मिल के हर बार दूर होगा, उसको चटकना बोलते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन आपका क्या है? प्रेशर का काम करता है। तो एक बार जैसे ही किसी का जैसे टिफिन बॉक्स जैसा बना रहता है, एक पे पैर पड़ा, ये प्रेशर में आ गया, प्रेशर आ गया तो ये क्लॉज आ गया, इसके ये सारा अणु इसका क्लॉज आ गया। अब जैसे ही गलती से अब इसको हटेगा, ये पैर हटाएगा तो इसका सारा अणु चटक जाएगा। चटक जाएगा तो फट जाएगा। ये फटेगा तो आपके आसपास का एरिया को ले डूबेगा। इसीलिए देखा, और डायनामाइट में पैर साथ में रख के उधर रह जाएगा। अधिक पैर गलती से पड़ गया तो वजह का वजह रहता है, हटाता न है। नींद आ रहा तुर रे हैं? ये आपका चटक जाता है, मतलब फट जाता है, इसलिए डायनामाइट का इस्तेमाल उधर करते हैं। तो चलो हम लोग उधर नहीं जाएंगे, फिर बैक आएंगे। ये समझा रहे थे, इतना आपको समझ आ गया होगा कि इसका खोज लेविस को सम्मानित किया गया कि आप ज्यादा बेहतर खोज रहे हैं, इसलिए। ये हो गया आपका इधर वाला। तो इसलिए जब ये मरे थे तो मरे कब? 10 दिसंबर को। इसलिए इनके नाम पर 10 दिसंबर को ही सारे वैज्ञानिकों को प्राइज मिलता है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। अब देखो, हम जानेंगे कौन सा एंजाइम किस पदार्थ को किस में बदल देता है। एंजाइम द्वारा पदार्थ का परिवर्तन, पदार्थ का परिवर्तन, यहां से एक एक करके हम लोग जानेंगे। जैसे देखो, कहेगा सुक्रोस यानी चीनी, चीनी को हम लोग सुक्रोस नाम देंगे, ठीक? तो सुक्रोस है, सुक्रोस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज को तोड़ना रहे, यानी जो चीनी को तोड़ के ग्लूकोज हमें बनाना है, बनाना है, ये एंजाइम बॉडी में मतलब ये करना पड़ता है, उसको बोलते हैं इनवर्टेज एंजाइम। इनवर्टेज। एग्जाम में इस सवाल आया है कि चीनी से ग्लूकोज बनाने के लिए किस एंजाइम का उपयोग करते हैं, तो इसका नाम है इनवर्टेज। तो ऐसे ही हम लोग लिस्ट पढ़ेंगे 6-7 एंजाइम का। अब रहेगा, ग्लूकोज से अल्कोहल भी बनता है, जैसे कि अंगूर के रस वगैरह से हम लोग अल्कोहल बनाते हैं, तो ग्लूकोज से आपका बनता है इथाइल अल्कोहल। तो क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए कौन सा एंजाइम लगता है, तो इसके लिए एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम जो है इथाइल अल्कोहल में चेंज कर देता है। उसी तरह आलू से हम लोग निकालते हैं चीनी। आलू से भी, स्टार्च से भी चीनी निकलता है। तो स्टार्च से जब हम लोग चीनी निकालते हैं उसको बोलते हैं माल्टोस, माल्टोस चीनी। तो जब स्टार्च से निकाला जाता है तो इसके लिए एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है डायस्टेज एंजाइम, ठीक? फिर इसी तरह से आपका यूरिया से बनाया जाता है अमीनो अम्ल।
यूरिया से हम लोग अमीनो अम्ल बनाते हैं, तो इसमें एक एंजाइम लगता है, उसको बोलते हैं यूरिएज एंजाइम। सबका नाम याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक। कौन सा एंजाइम में किस में परिवर्तन होता है, जिसमें से एक दो पे टिक लगा लेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब पे ध्यान देगा। प्रोटीन से यदि हमें बनाना है, देखो प्रोटीन है उसको चेंज किया जाता है पेप्सिन एंजाइम से। पेप्सिन नाम का एंजाइम जो होता है इसको चेंज कर देता है अमीनो अम्ल में, तोड़ देता है। जिसके पास ही नहीं रहेगा वो नहीं कर पाएगा आपका। उसी तरह है केसीन से पैरा कैसिनोट बनाता है रेनिन एंजाइम। रेनिन बॉडी में पाया जाने वाला एंजाइम है, जो आपका क्या करता है, दूध का केसिन पार्ट होता है, दूध में केसिन पाया जाता है, उसको बदल देता है पैरा कैसिनोट में, पैरा कैसिनोट में। फिर उसके बाद हम लोग को इसमें आगे बढ़ना है, इसको बोलते हैं वसा, फैट। फैट को तोड़ने का काम एक बॉडी में एंजाइम करता है, लाइपेज एंजाइम। कितना कितना देखे होंगे ऐसे लोग रहेंगे आपका जो कितना भी खा ले वो मोटा ना होगा, उसके अंदर ये एंजाइम भरा रहता है। कितना वसीय अम्ल में। फिर सुक्रोज से, सुक्रोज से इसको बदलना है आपका लैक्टोस में, सुक्रोज से लैक्टोस में बदलना है, तो इसके लिए एंजाइम लगता है लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज, एक और बच गया रे, यहाँ डाल दे इधर साइड में। वैसे ही आपका सुक्रोज से है, उसी तरह ग्लूकोज से माल्टोस में चेंज करना है, तो इसके लिए एक एंजाइम लगता है माल्टेस। बस इतना है, याद रखना है। इतना एंजाइम में से जिसमें तुम लोग, हम लोग को फोकस किस पे करना है, ये वाला एंजाइम पे, ये वाला शुरू का दो वाला, और उसके बाद हम लोग एक वसा का वसी अम्ल वाला है। लाइपेज एंजाइम जो है हम लोग के लार में ही पाया जाता है, यानी लार में आपका टाइलिन और लाइपेज दोनों पाया जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे हम कुछ खाना होना शुरू किए तो उसको वसा को मतलब यहाँ से तोड़ना काम करता है, जाके पेट में भी पाया जाता है, दोनों जगह। ये इसलिए भी पाया जाता है क्योंकि जानता था कि भगवान कि इंसान बनाए ये सब तुरंत एकदम चबा के तो खाएगा नहीं, तुरंत निगलेगा। जैसे वो कहीं भी पार्टी उर्टी वाला मामला है तो तुरंत निगलविन करते हैं हम लोग, चबाते हैं। खाना को बोला जाता है चबा के आप खाइए, इसलिए क्योंकि यहीं पे सारा उसका तोड़ने का क्रिया, मुंह में बहुत सारा एंजाइम है वो तोड़ता है, लेकिन हम लोग तुरंत लिए तुरंत अंदर, इसीलिए अंदर में भी डाले हुए हैं सिस्टम, बाहर में भी, कि किस सिस्टम से आपको काम करवाना है उधर काम हो जाएगा। तो ये हो जाता है, समझ गया। ये सब क्या काम करता है, बॉडी में चेंज करता है। जैसे कि कोई गाय भैंस वगैरह है, वो चीनी वाली कोई प्रोडक्ट खा रहा है, तो उसके अंदर बॉडी के अंदर लैक्टेज नाम का एंजाइम है जो उसको बदल देता है दूध में। यानी उन लोग खाना खा रहा है कौन वाला, जिसमें है चीनी। जैसे उन लोग खाना खाते हैं, हम लोग घट्टा देते हैं तो दूध ज्यादा बढ़ता है, घट्टा या कैल्शियम वगैरह, तो कारण है घट्टा में वो खाया चीनी, और चीनी से वो लैक्टोज शुगर बना दिया, लैक्टोज शुगर बना दिया। यही शुगर क्या किस में पाया जाता है, ये शुगर जो है दूध में पाया जाता है। दूध मीठा लगता है, उसका कारण है लैक्टोज शुगर। यही लैक्टोज शुगर बाद में यदि हम इसमें डाल देते हैं जोरन, तो बाद में बदल जाता है दही में। दही में लैक्टोज शुगर के जगह हो जाता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, यानी बैसिलस का मतलब होता है नाश करने वाला जीवाणु, तो लैक्टो नाम का शुगर को नाश करने वाला जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। और यही वाला जीवाणु क्या करता है, दही में कन्वर्ट कर देता है। वो क्या करता है, दूध में गया तो वो जीवाणु दूध में जाएगा तो उसके शुगर को खाएगा, यानी उसके चीनी को खाएगा, और चीनी को खाएगा, उसके बाद जैसे ही चीनी को खाएगा तो तोड़ेगा और उसके बॉडी से फिर बाहर निकालेगा। यानी जो हम लोग खा रहे हैं वो समझ रहा ना, किसी का बेस्ट मटेरियल है दही। दही जो है जीवाणु जो है खाने के बाद, वो जो चीनी है उसको खाने के बाद जो बेस्ट मटेरियल निकालता है, और उसको जो हम लोग खाते हैं वही दही है, समझ रहा है। जैसे कि शहद मक्खी का वेस्ट मटेरियल है, उसको खाते हैं, तो मतलब इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि मेहनती नहीं करना चाहिए। ऐसे देख लेगा तो नहीं खा पाएगा, देखा है कभी, हम देख लिए लेकिन तब भी खा लेते हैं। दही को देखा है माइक्रोस्कोप से, पूरा एकदम खाली वही लगेगा, पिल्लू। हम देखे लैब में, हम लोग को करवाया गया था जब उस टाइम अथी था, तो एकदम पूरा खराब दिखता ना, खाए का मन ना करेगा फिर, लेकिन धीरे धीरे आदत फिर भुला जाएगा तुम कि हाँ वो छोड़।
तो ये हो जाएगा एंजाइम वाला पार्ट हो गया क्लियर। एंजाइम यहां तक था हम लोग का, ठीक। एंजाइम वाला पार्ट यहीं तक है आपका, ठीक। तो ये हो जाएगा क्लियर। आगे अब है एंजाइम काम कैसे करता है बॉडी में, एंजाइम की क्रिया विधि। तो एंजाइम की क्रिया विधि काम करता है ताला चाबी प्रोसेस पे। यानी जैसा टाइप का ताला रहेगा, मान लेते हैं ताला ऐसा है, तो एंजाइम बॉडी में जाता है और असनी टाइप का बीच में आपका जिस तरह का इसका लॉक बना है, पैटर्न बना है, उस तरह के पैटर्न में जाके और ये क्या करेगा, इसको खोलेगा, ओपन करेगा और उसके बॉडी के जो भी पदार्थ है उसको ये क्या करता है, एक्टिव कर देता है। एक्टिव कर देने का मतलब सक्रिय कर देता है, जिसके कारण अभिक्रिया शुरू में। मान लेते हैं क्या होता है, कभी कभी आपका एंजाइम काम करना बंद कर दिया किसी कारण से, आपका मतलब मान लीजिए आप बीमार पड़ गए, लगातार कोशिका काम करना बंद कर दिया, तब हम लोग बाहर से एंजाइम देते हैं। यही एंजाइम क्या करता है, पचाने का काम करता है। जैसे कि हम लोग के बॉडी में एक एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, हार्मोन्स की भी कमी हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन वाला जब कमी हो जाएगा, ये एंजाइम की तरह भी काम करता है, ठीक। तो इसकी कमी हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, हम लोग मीठा नहीं पचा पाएंगे। फिर ये बाद में क्या, मीठा पचाने वाला एंजाइम यही है। ये क्या करता है, बहुत सारे, जितना ज्यादा ये रहेगा उतना ज्यादा आप मीठा पचा लीजिएगा। तो ये एक्टिव रहता है, मतलब ये एक्टिव रहने का कारण है कि यदि आप कोई शारीरिक काम कर रहे हैं और कोई भी गतिविधि वगैरह कर रहे हैं तो एक्टिव रहेगा। आप बैठे बैठे करना शुरू कर दिए, यानी बैठना शुरू कर दिए, तो ये वाला कम जाता है। ये वाला कम गया तो इसके कारण क्या होता है, जैसे आप मीठा पदार्थ कुछ खाते हैं जिसमें आपका मीठापन वगैरह ज्यादा है, तो इसको आप शोषित नहीं कर पाता, इसको क्या कर देता है, यानी पचा नहीं पाता। पचा नहीं पाता तो ब्लड में चल जाता है ये। अब ब्लड में जैसे ही चीनी गया तो उसके बाद हम लोग को हो जाता है डायबिटीज। इसका कारण ये है। अभी क्या है, डायबिटीज भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला रोग, मतलब रोग बन गया है। आने वाले बोला जा रहा है ऐसा 5 सालों में 2030 तक माना जाएगा कि हम लोग को कहा है इंसुलिन फैक्ट्री, यानी इतना ज्यादा मतलब डायबिटीज बढ़ेगा। उसका कारण है मीठा पदार्थ। हम जो भी खा रहे हैं ज्यादातर मीठा खा रहे हैं। जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो मीठा, 46% शुगर है उसमें। आइसक्रीम खा रहे हैं तो लगभग 80%, और खाइए रहा है आइसक्रीम, कोई भी आइसक्रीम खाओ। चॉकलेट खा रहे हैं, ओकरा में भी एडेड शुगर है। नेचुरल शुगर अब नहीं रहा, एडेड शुगर, कृत्रिम शुगर। जो पढ़े थे 5 गो, कौन कौन पढ़े थे, याद है कुछ? कुछ याद है रे, दे ही ना हो रहा, आगे बढ़ रहे हैं पीछे साहब। कौन कौन था? सुक्रोलोस, स्पार्टम, सैकरीन, पेंटाडिप्लेंड्री, ब्राजियन, बेंजीन, सुक्रो एलिटेम। हाँ वही सोडा, यही सोडा लगेगा, सोटा। सोडा पे अब सोटा लगेगा। अभी अभी हम ना कुछ बोलेंगे, अभी मेरा टारगेट है कि अपना काम पहले निकालते जाओ, उसके बाद। हाँ तो देख रहा, याद मतलब बोलेगा एंजाइम किस विधि पे काम करता है, ताला चाबी। यानी ताला लॉक कर दिया एंजाइम के बॉडी में जाके, तो ये चाबी जैसा काम करेगा, खोलेगा उसको और उसको बाहर निकालेगा और फिर काम करना शुरू करवा देगा। तो ये हो जाएगा आपका ये, इसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम का क्रिया विधि। चलिए, तो एंजाइम तक का टॉपिक हो गया क्लियर। एंजाइम में हम लोग को इतना पढ़ना था, ये वाला खाली बस ऐसे लिख देगा और ज्यादा नहीं। अब क्या करना है इसके बाद, क्या करना है, मतलब चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, टॉपिक धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगला टॉपिक, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अब एंजाइम वगैरह वाला काम हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब नया टॉपिक है जिसका नाम है कोलाइड। इसी को पढ़ेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा लास्ट, लेकिन ये लंबा टॉपिक है। कोलाइड, COLLOID। यहां से अब आगे बढ़ेंगे, ये आ जाएंगे हम लोग कोलाइड में। देखिए, कोई भी जो सॉल्यूशन होता है, कोई भी विलियन होता है, वो 3 टाइप का होता है। एक जैसे कि देखिए, आप पानी में चीनी घोलिए, पानी में चीनी घोलिए, पूरा घुल जाएगा? वो नहीं घुल जाएगा, दिखेगा? नहीं दिखेगा। पानी में बालू घोलिए, दिखेगा। एक होता है दिखेगा, एक होता है नहीं दिखेगा, और उसके बीच वाला जो एक होता है, जो हल्का कभी दिख सकता है कभी नहीं भी दिख सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोलाइड। 3 तरह के विलियन पाए जाते हैं पूरे मतलब नेचर में। एक है जिसमें जो हम कण घुलाए वो दिखवे नहीं करेगा, जैसे ग्लूकोज है, पानी में घोल दिए तो नहीं दिखेगा, उसका छोटा छोटा कण कुछ भी नहीं दिखेगा।
वही आपका क्या है, एक में बालू का कण मिला दीजिए या पाउडर मिला दीजिए कोई वाला, वो पाउडर दिखेगा उसमें। तो जो दिखेगा और जो नहीं दिखेगा उसके बीच का स्टेज को हम लोग बोलते हैं कोलाइड। यानी देखो समझेंगे कोलाइड किसके बीच क्या है। कोलाइड है आपका, एक होता है निलंबन, सॉरी एक होता है विलियन और एक होता है निलंबन, और इसके बीच में रहता है कोलाइड। एक होता है बिलियन और दूसरा होता है निलंबन। निलंबन किसको बोलेंगे, जिसमें आपका कण दिखता है। जैसे अभी एक प्रयोग चल रहा था, एक रील देखा होगा, वो वाला चलता था हम लोग के टाइम में अभी कुछ दिन पहले, गिलास में पानी या फिर समझ जाओ कि ये रह क्या हल्दी डालते थे। तो हल्दी का काम है, हल्दी देखा होगा, हल्दी का कण दिखता था। तो जब दिखेगा तो उसको बोलेंगे निलंबन, और जब नहीं दिखे, कोई पाउडर वगैरह दे डालिए और नहीं दिखे तो वो कहलाएगा बिलियन, और जो नहीं दिखे और दिखे के बीच में रहेगा वो कहलाएगा कोलाइड। तो यहाँ पर 3 टाइप का है, कोलाइड, निलंबन, बिलियन। समझिए अब कोलाइड किसको बोलेंगे, इसका आकार का मापन किया गया है कि यदि किसी जो आपका बिलियन में सॉल्वेंट कण है उसका आकार 1 नैनोमीटर से 1 एनएम से 1 एनएम 1 एनएम से 1000 नैनोमीटर रहेगा, 1000 नैनोमीटर हो तो उसका वो वाला कण कहलाएगा कोलाइड। जैसे इसमें हमारा आ जाता ब्लड, हमारा ब्लड कोलाइड है, दूध कोलाइड है। दूध वाला में देखा होगा, दूध में कुछ डालेंगे हम लोग, दिखेगा कि नहीं, दिख भी सकता नहीं भी दिख सकता, बीच वाला स्टेज है, तो दूध भी इसमें आ जाता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है, ध्यान दो, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 का पावर -9 मीटर। -9 को पढ़ा जाता है नैनो, तो 10 का पावर -9 नैनोमीटर है, तो मीटर को मीटर रहने दिया, नैनो का मतलब 10 का पावर 9। 1000 का मतलब 1000 नैनोमीटर, यानी 1000 गुने 10 का पावर -9। इसको चेंज करेंगे तो देखो ध्यान से, तो 10 का पावर -9 मीटर, और यहाँ चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 का पावर, यहाँ पे 3 है, 1000 को 10 का पावर 3 मानेंगे और इसको मानेंगे 10 का पावर -9, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का पावर -9 मीटर है ये हो जाएगा, 3 में से 9 घटेगा, कितना हो जाएगा, -6 मीटर। इस साल का सवाल ऑब्जेक्टिव में यही रहा है कि कोलाइड के कण का आकार दिखेगा, तो सेकेंड शिफ्ट में यही था, सेम टू सेम पूरा का पूरा। लेकिन वहां लिखा हुआ कैसे था, वहां लिखा हुआ था ये वाला में 10 का पावर -9 को बड़ा तेज से चेंज किया है, ऐसे करके लिख रहा था 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर -12, यानी -9 नहीं लिखा, उसको इस तरह से कन्वर्ट करके लिखा। तो हमें जब ये याद रहेगा ना, तो पता चल जाएगा कौन वाला ऑप्शन सही होगा, यानी ये वाला रहेगा। तो ध्यान देगा कि आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के आकार को क्या बोला जाएगा, कोलाइड कहेंगे। और इसका मतलब क्या होगा, 10 का पावर -9 मीटर से 10 का पावर -6 मीटर वाले जितने भी आकार के बिलियन रहेंगे वो सब कहलाएगा कोलाइड। यदि कोई 10 का पावर -9 मीटर से कम रहे, 10 का पावर -9 मीटर से कम आकार वाला रहेगा, कम आकार वाला रहेगा तो ये कहलाएगा बिलियन। और यदि 10 का पावर -6 से ज्यादा रहे, ये ज्यादा वाला है, 10 का पावर -6 मीटर से ज्यादा वाला आकार का रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका निलंबन। यहाँ पे लिखा हुआ है ये निलंबन, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, याद रखेगा, एकदम आसान है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, एक चेंज करेंगे तो 10 का पावर -9 मीटर से कहाँ तक, प्रशासन 10 का पावर -6 मीटर तक, बस यही ध्यान रखना है। तो इसके आकार को, कोलाइड का डेफिनेशन आता लिखने के लिए, तो हम लोग लिखेंगे वैसा पदार्थ जिसके कण का आकार क्या रहेगा आपका, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो, वो कहलाएगा आपका कोलाइड। तो देखिए कोलाइड हो गया। अब हम लोग को यहाँ, ठीक है, कोलाइड वाला एक पार्ट आज खत्म हो जाएगा। अब हम लोग को इसमें पढ़ना है कि एक मतलब क्वेश्चन आता है यहाँ से, अभी कोलाइड के बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा कि जब किसी पदार्थ को पीसते हैं तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है कि घटता है। जब किसी पदार्थ को, यानी आपके कोलाइड को, ऐसा मतलब उस टॉपिक है, जब किसी पदार्थ को हम पीसते हैं तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा, पीसते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा, बोलो बढ़ेगा कि घटेगा। मान लेते कोई पत्थर है,
उसको हम पीस के पाउडर बना दिए, क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा? ओकरा हम पैक करना ओकरा आसान होगा कि दिक्कत वाला होगा? ले अलबला तू कुछ कर रहा उधर है? क्या होगा? शादी में गए लोग नहीं गई अभी? आ गई? ये क्यों, हल्का शादी था? थोड़ा सा शादी हुआ कि? तो होता ना थोड़ा सा। एक दिन मतलब तू जानती है कि हमरा से काम न करवा ले, एल निकाल देती है, सीधे बोलो ना। देखो ध्यान से, एगो है घन आकार का क्रिस्टल, ध्यान देगा बहुत, लेकिन सिंसेयर होके पढ़ रहा है, नींद ना आ जाते होने के। अरे लड़का देखो इधर, 4 बार तो बोले पड़ता है कि देख इधर देख इधर, एकदम न देखता है। मान लेते हैं कि घन के आकार का एक आइस क्यूब है, मतलब बर्फ का टुकड़ा है। इस बर्फ का टुकड़ा का हम लोग निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा समझाने के लिए, ठीक, ये टॉपिक क्यों बढ़ेगा घटेगा क्यों। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा, 6 गुने 1 का स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े हुए हम लोग हैं, 6 गुने 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 गुने 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1, तो 6 गुने 1 6। इस घन को यदि हम चाहें कि तोड़ दे, छोटा वाला पार्टिकल करें, बोला जाएगा कि इसका 1 सेंटीमीटर था, एक छोटा पार्टिकल बनाइए जिसका आधा बने। तो पहले ही बताओ कि आधा सेंटीमीटर वाला कै गो बनेगा? 1 सेंटीमीटर का घन है, तो आधा सेंटीमीटर वाला कै गो बनेगा? क्या घन बनेगा? 2 गो। यही क्वेश्चन आता है। अच्छा तुम लोग से एक सवाल करते हैं, 10 मीटर का एक कपड़ा है, ठीक, 10 मीटर का एक कपड़ा है, समझ रहा है, उसको हम 1 मीटर का कपड़ा में चेंज करना है, तो कितना कपड़ा बनेगा? 10 मीटर का कपड़ा है, 1 मीटर से चेंज करेंगे 10 बनेगा। अब कुछ नहीं सोच रहा है कि इतना आसान सवाल तो नहीं पूछ सकते हम? डॉट कुछ तो गड़बड़ है दया। यही सवाल होता है, देखिए हम लोग को पूछा गया सवाल, ये लोकल सवाल है। आई पहले के आदमी ना, मतलब बरतुहारे उर्तुहारे वाला टाइप में आता था ना, ये पूछता था जरूर कि 10 मीटर का कपड़ा बताइए, 1 मीटर वाला का कपड़ा बनेगा। सब तुरंत एकदम माइंड, जीनियस माइंड हम लोग, 10 गो, 1 मीटर का 10 गो बनाना है। अब इस बात का पहले पहले पता नहीं होता था। जैसे एक बार एक सवाल और पूछा था कि 1 केजी का आपका रुई है, समझ रहा ना, 1 केजी का लोहा भी है, और हम गिराएंगे तो कौन पहले गिरेगा? है? दोनों 1 केजी का है। इतना आसान तो नहीं पूछेंगे हम। कौन? दोनों 1 ही केजी का है। एक बार गिरेगा, देखो बोल रहा है एक बार गिरेगा, गिरा के देखो तो, 1 केजी वाला एगो लोहवा, 1 केजी वाला एगो रुइया है, दोनों एक ही बार गिरेगा। देखो तो यही बात ध्यान देना है, जब भी कोई कपड़ा कहेगा ना, तो कपड़ा हमेशा मीटर में नहीं चलता है। 10 मीटर का कोई कपड़ा रहेगा ना, धागा नहीं लंबा, वो चौड़ा भी उतना ही रहेगा। 10 मीटर का कोई कपड़ा बोला है, इसका मतलब कहा है कि 10 मीटर लंबा भी है और 10 मीटर चौड़ा भी है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 10 गुने 10 कितना? 100 मीटर स्क्वायर। और कह रहा है कि आप 1 मीटर वाला कपड़ा से काटिए, तो इसका लंबाई भी 1 चौड़ाई भी इसका क्षेत्रफल कितना? 1 गुने 1 1। अब कई कपड़ा बनेगा? 100 कपड़ा बनेगा। समझ गया? वही बात यहाँ पाउडर वाला है। अब यहाँ देखो, इन्हें लग रहा है कि घन 1 सेंटीमीटर वाला है, अगर काटेंगे 1/आधा करेंगे, आधा वाला कई गो बनेगा? 2 गो। लेकिन ना 2 गो बनता तो फिर कहा हम तुरंत बनाने देते इधर। ये कैसे बनता है? कोई भी चीज ध्यान देगा किस पे बनता है? आयतन से। यानी समझ जाओ कि 1 सेंटीमीटर वाला घन है, 1/2 सेंटीमीटर वाले घन में परिवर्तन करना है, तो कितना घन में बनेगा? दोनों का आयतन का रेशियो। तो इसका आयतन, घन का आयतन पढ़ा है, भुजा का
क्यू, तो भुजा का क्यू कितना हुआ, 1 का क्यू 1, और इधर वाला छोटका का भी पढ़े हैं भुजा का क्यू, तो 1/2 का पावर क्यू, तो 1/2 का पावर यानी 1/8। जब हम बनाएंगे कि कितना घन बनेगा, कितना घन बनेगा, तो कितना हो जाएगा 1/1/8, 8 ऊपर जाएगा, 8 एक कम 8, 8 घन बनेगा आधा वाला। अब यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा वाला का निकाल लिए, अब हम लोग आधा वाला का निकालते हैं, आधा या छोटा घन का, छोटा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 6 गुने भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, 6 गुने 1/4, 2 दूना 4, 3 दूना 6, कितना आ गया 3/2। अब यहाँ पर कई गो ऐसा ऐसा घन है, 8 गो, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हमारा 8 गुने 3/2, 2 चौक 8, 4 तिया 12, यदि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान देगा यहाँ पर कितना था, जब हम इसको सॉलिड रखे हुए थे तब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर था, जब हम इसको तोड़ के लाए पाउडर में कन्वर्ट किए तो कितना आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस ध्यान रखेगा कि किसी पदार्थ को हम पीसते हैं तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, आंसर इसका होगा बढ़ जाएगा। बस इतना के लिए हम लोग इतना सीखें, ये कोई जरूरी वाला चीज नहीं है, खाली बस इस पॉइंट को याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपका कोलाइड। कोलाइड में हम लोग को ये वाला टॉपिक थोड़ा सा टच करना था, ये वाला हो गया कंप्लीट, इधर जानेंगे। अब आगे जो सबसे ज्यादा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आएगा वहां से ऑब्जेक्टिव, ठीक। कोलाइड के प्रकार, कोलाइड को देखो बांटा गया है किस आधार पे उसको समझते हैं। एक चीज और नहीं लिख रहे, कोलाइड का एग्जाम्पल नहीं लिखे थे कुछ, कोलाइड का एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे, ब्लड, दूध, क्रीम, बादल, धुआं, ये सब क्या है हमारा कोलाइड। धुआं को देखा होगा, धुआं का कुछ कण कभी कभी देख लेते हैं, कभी कभी नहीं देखते हैं, तो ये सब इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया अभी, ठीक। अब इसी को आगे करके कैटेगराइज करके पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक पर, ठीक। आज के लिए, आज ज्यादा नहीं तो हो जाएगा तुम लोग के लिए। कोलाइड का वर्गीकरण, देखो कोलाइड को बांटा गया है, कोलाइड का वर्गीकरण किया गया है 3 आधार पर, मतलब कोलाइड का वर्गीकरण किया गया है। एक है, इसको बोलते हैं परिक्षेपित माध्यम एवं परिक्षेप अवस्था, एवं परिक्षेप अवस्था के आधार पे। अब ये क्या है इसको समझते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, परिक्षेप अवस्था के आधार पे। फिर एक बार बांटा गया है इसको आणविक बल के आधार पर, आणविक बल के आधार पर, और एक बार बांटा गया है इसको अणु की संख्या के आधार पर, अणु के संख्या के आधार पर। कोलाइड का वर्गीकरण किया गया है 3 आधार पर, इसको बोलते हैं परिक्षेपित माध्यम, इसको बोलते हैं डीएम, इसको बोलते हैं शॉर्ट में डीपी, इसके आधार पे, एक आणविक बल के आधार पे, एक है अणु की संख्या के आधार पे। तो हम पहला टॉपिक लगाते हैं, देखो इसको समझाते हैं। एक होता है, ध्यान देगा, हल्ला नहीं करो, एक होता है, एक वर्ड है परिक्षेपित माध्यम, और एक वर्ड है हमारा परिक्षेपित अवस्था, परिक्षेप अवस्था इसको बोलते हैं, परिक्षेप अवस्था। जैसे समझिए पानी में हम चीनी को मिलाए तो बना आपका शरबत, ठीक, पानी प्लस चीनी, ध्यान दो, अरे कनेऊ है इधर, पानी प्लस चीनी, तो पानी में चीनी जाके मिला, तो जिसमें मिला उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम, तो इसको बोला जाता है डिस्पर्जन मीडियम, यानी परिक्षेपित अवस्था, और जो जाके मिला उसको बोलते हैं डिस्पर्सन फेज, इसको बोलते हैं परावस्था या फिर बोलते हैं हम लोग अवस्था। जैसे चीनी, चीनी कैसा टाइप का होता है, सॉलिड या लिक्विड, सॉलिड, तो डिस्पर्सन फेज इसका हो जाएगा सॉलिड, और ये पानी जो है किस फॉर्म में है, लिक्विड, तो इसका डिस्पर्जन मीडियम, जिसमें घुलता है उसको बोलते हैं परिक्षेपित माध्यम, और जिसमें जो घुलता है जाकर उसको बोलते हैं परिक्षेप अवस्था। जिसमें जाके घुलता है उस माध्यम को क्या बोलते हैं, परिक्षेपित माध्यम, और जिसमें जाके जो घुलता है उसका स्टेट देखना है, कोई घुल रहा है उससे मतलब नहीं, चीनी घुल रहा है तो चीनी कौन सा स्टेट में है,
सॉलिड में, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवस्था। तो इसी का डिफिनेशन लिखेंगे ना, परिक्षेपित माध्यम, परिक्षेपित माध्यम, इसका डिफिनेशन होता है जिस माध्यम में कोई पदार्थ घुलता है, घुलता है, उसके अवस्था को, उसके अवस्था को परिक्षेपित माध्यम कहते हैं, परिक्षेपित माध्यम कहते हैं। इतना। फिर परिक्षेप अवस्था, जब हम लिखल शुरू करते हैं उधर एकदम पूरा, जिस अवस्था से कोई दूसरे पदार्थ में मिलता है, मिलता है या परिक्षेपित माध्यम में मिलता है, परिक्षेप अवस्था कहलाता है। क्या करें?